नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने साइंस की बेसिक जानकारी देखी थी। हम बोल सकते हैं कि साइंस का हमने इंट्रोडक्शन परिभाषा देखी थी। आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले का और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो, कल सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंस। तो साइंस जो था वो किस भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का शब्द था, जो लैटिन भाषा के सिंटिया से बना था, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या टू नो, मतलब ज्ञान या जानना। मतलब अगर साइंस की परिभाषा लिखनी है हमको तो हम लिख सकते हैं किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक, फिर हमने इसकी शाखाएं देखी थी। तो इसकी तीन महत्वपूर्ण शाखा थी। पहली थी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। खगोल विज्ञान के जो जनक थे वो थे कोपरनिकस। सेकंड हमने देखी थी नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और फिर हम थर्ड पर गए थे भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजिकल साइंस। भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजिकल साइंस जो है, इसके जनक किसको कहा जाता है? तो जेम्स हंटन को कहा जाता है। अब हम आगे बायो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान की जो शाखा है वो महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखा हमने पढ़ी थी, एक तो भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस और दूसरा जीव विज्ञान बायोलॉजी। जो भौतिक विज्ञान हमने पढ़ा था उसकी फिजिकल साइंस जो पढ़ा था उसकी भी दो शाखाएं पढ़ी थी। पहली शाखा कौन सी थी? तो पहली थी भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान के जो जनक है वो है सर आइजैक न्यूटन। पर कभी-कभी आपको अल्बर्ट आइंस्टीन मिलता है, तो उसका रीजन ये है कि आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक भौतिकी विज्ञान जो है, उसके जनक किसको कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइसी। दूसरी शाखा पर चलते हैं हम, ठीक है ना। ये कल पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। दूसरी शाखा थी जीव विज्ञान बायोलॉजी, और उसकी दो शाखा थी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। जंतु विज्ञान या जूलॉजी जो है उसके जनक कौन थे? अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान, ठीक है ना, पादप विज्ञान की बात करें बॉटनी की, तो बताया था आपको बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक, यहां तक हमने साइंस को देखा। फिर हमने स्टार्ट करा था बायो। बायो का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। बायो में क्या देखा था? तो जिस प्रकार से साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसी प्रकार बायो ग्रीक भाषा का शब्द। बायोलॉजी जो है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ होता है लिविंग, जीवन या जीव। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अर्थात आप बोल सकते हो कि मृत और जीवित दोनों प्रकार के जीवों के समस्त पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई। अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में किसने बसाया, श्रेय किसका जाता है? तो अरस्तु का। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जीव विज्ञान जो है या बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द 1801 में लेमार्क फ्रांस के और ट्रेवेलियस से जर्मनी के, इन दोनों ने दिया था। आगे हमने देखा था जीव विज्ञान के दो भाग, ठीक है ना, कौन कौन से? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है इसके जनक किसे माना जाता है? तो इसके जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है ना। और अरस्तु की एक पुस्तक है हिस्टोरिका एनिमल, उनमें इन्होंने जितना भी अध्ययन किया है उसका वर्णन किया है, ठीक है ना। हिस्टोरिका एनिमल में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन इस पुस्तक में करा है। 500 जीव जंतु नहीं, 500 प्रकार के, कितने ही जीव जंतु हो सकते हैं? 500 प्रकार के। ठीक, तो ये जंतु विज्ञान शाखा हमने देखी। सेकंड शाखा जो देखी थी हमने वो देखी थी पादप विज्ञान, बॉटनी। बॉटनी भी एक ग्रीक भाषा के बोस्किन से बना है, जिसका अर्थ है चारा। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। जिस प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका एनिमल, उसी प्रकार से पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका प्लांटम। और हिस्टोरिका प्लांटम में इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया है। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे और इसके आगे हमने जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं देखी, ठीक है ना, जो मैं आपको कल बता चुका है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है जीवधारियों का
वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जीवधारियों के वर्गीकरण में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है, देखो सबसे पहले अगर जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं हम, तो अरस्तु ने कर दिया था, परंतु जीवधारियों के वर्गीकरण के तौर पर हम देखते हैं तो यहां पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया है, तो सबसे पहले जॉन रे ने करा। जॉन रे के साथ सिर्फ एक बात जुड़ी हुई है कि सबसे पहले जीवधारियों का जो वर्गीकरण करा है वो किसने करा है, तो जॉन रे ने। सेकंड नंबर पर आते हैं केरोलस लिनियस, आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं। कौन? केरोलस लिनियस। अब आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं, मतलब अभी भी मानिएगा केरोलस लिनियस का, ध्यान रखना वर्तमान में केरोलस लिनियस जो है इनका वर्गीकरण मान्य नहीं है, परंतु बहुत अधिक समय तक चला था, इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकी के पिता कहा जाता है। केरोलस लिनियस जो है इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचुरा। ठीक है ना। इसमें इन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, तो पहला है जंतु जगत, संपूर्ण जीवधारी को दो भागों में बांटा है। पहला है जंतु जगत, एनिमल किंगडम, और दूसरा है पादप जगत, प्लांट किंगडम। ठीक, अगर हम ये बात करते हैं कि वर्तमान में किसका मान्य है, तो वर्तमान जो है वो है वर्तमान में R.H. विटकर का। किसका मान्य है? R.H. विटकर। R.H. विटकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 भागों में बांटा है। देखो मैंने आज स्टार्ट जो करा है सेकंड चैप्टर हमारा, या हम बोल सकते हैं कि सामान्य जानकारी में ही पढ़ रहा हूं। जीवधारियों का वर्गीकरण देखा हम, जीवधारियों के वर्गीकरण में क्या करा, तो सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने करा था, तो जॉन रे ने करा। फर्स्ट, सिर्फ एक फैक्ट याद रखना आपको। सेकंड बात, आधुनिक वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकी के जो पिता है वो केरोलस लिनियस है। परंतु फिर बोल रहा हूं वर्तमान में केरोलस लिनियस का नहीं चलता है वर्गीकरण, पर क्या है बहुत अधिक समय तक उनका चला, इसीलिए उनको उपमा दे दी गई कि आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस की जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरा, जिनमें इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? जंतु जगत, एनिमल किंगडम, और पादप जगत, प्लांट किंगडम। ठीक, फिर हमने देखा है कि वर्तमान में किसका मान्य है, तो वर्तमान में जो चलता है R.H. विटकर का चलता है, जिन्होंने संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है ना, बोर्ड साफ कर रहा हूं। इसके बाद अब हम R.H. विटकर का देखेंगे, अभी कौन कौन से 5 भाग और इनके उदाहरण देखेंगे। देखना, R.H. विटकर, जो R.H. विटकर है इन्होंने कितने भागों में बांटा संपूर्ण जगत को? 5 भागों में। सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, तो मोनेरा जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रोक्रियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोक्रियोटिक जीव होते हैं। ठीक है ना, प्रोक्रियोटिक जीव क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जिनका विकास नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। क्या नहीं है, तो पूर्ण विकसित नहीं, अभी क्या हुआ है, तो पूर्ण विकसित नहीं हुई है, मतलब इनमें जो कोशिका होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, उस
उसको हम किसमें रखते हैं, मोनेरा। इसके उदाहरण क्या है मोनेरा के, तो देखो सबसे पहला महत्वपूर्ण जीवाणु बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और तंतु में जितने भी जीवाणु हैं वो सब किसमें आ जाते हैं, तो वो सब आ जाएंगे मोनेरा के अंदर। ठीक, सेकंड तो फर्स्ट है, सेकंड आता है प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं को या यूकेरियोटिक जीवों को यूकेरियोटिक क्या होता है, तो यूकेरियोटिक कोशिका के दो प्रकार पढ़ेंगे आगे। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है प्रारंभिक अवस्था हम बोल सकते हैं, या ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, अभी विकसित होना बाकी है। यूकेरियोटिक जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है क्या कहलाती है, यूकेरियोटिक। पूर्ण विकसित क्या होती है ये कोशिकाएं, पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। देखना दिख रहा है क्लियर। अब इसके भी दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, एक तो है येग्लिना, ठीक, दूसरा होता है प्रोटोजोआ। जो येग्लिना होता है ये जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी, क्या है, जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी येग्लिना क्या है, तो जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी जो है वो क्या कहलाती है, येग्लिना। इसलिए बात करो प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ जो है ये इतर पोषित और परपोषित दोनों, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यूकेरियोटिक इकाई दोनों मिले हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे बढ़ते हैं। कर दो सब आगे देखो। अगला है पादप। तो पादप में हम किनको ले लेंगे, तो पादप जो है उसके अंतर्गत सभी को हम इंक्लूड कर लेंगे। पादप सभी पेड़ पौधे जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पादप प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना, शैवाल, मांस, ठीक, अपुष्पी पौधे, पुष्पीय पौधे, मतलब सभी प्रकार के प्लांट जो है या पौधे जो है, वृक्ष जो है वो किसमें आ जाएंगे, पादप के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप। अगले फंगी, कवक, क्या है अगले, फंगी या कवक। तो ये क्या होते हैं, तो कवक जो होते हैं मृतोपजीवी, क्या होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं, और परजीवी होते हैं। मतलब क्या होते हैं, फंगस आपने देखा है कि दूसरों पर अपना अचार फंग देखा होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं फंगस, ठीक है ना। और ये कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाना, इतर पोषित व परपोषित। क्या होता है, इतर पोषित व परपोषित। मैंने अभी आपको लिखवाया था पीछे क्या, कि जो प्रोटोजोआ है वो कैसे खाना खाता है, तो जो प्रोटोजोआ है जो है ये क्या होता है, तो इतर पोषित और स्वपोषित होता है। देख लेना ऊपर मैंने शायद ये परपोषित कर दिया था, तो उसको सुधार लेना, ठीक है ना। जो प्रोटोजोआ क्या है, तो इतर पोषित और स्वपोषित है, जबकि कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इतर पोषित और परपोषित होते हैं। दूसरी बात, जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति,
काइटिन की बनी होती है। ठीक है, लास्ट जो वर्ग है हमने क्या पढ़ा, देखो फर्स्ट जो पढ़ा था हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा सेकंड, थर्ड पादप, फोर्थ कवक और फिफ्थ जो आता है वो आता है जंतु वर्ग। ठीक है ना, जंतु में क्या आ जाएगा, तो जंतु को देखो इसको एक और नाम दिया गया है मेटाजोआ। इस वर्ग को क्या कहा जाता है, तो मेटाजोआ वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, हाइड्रा, जेलोफिश, सितारा, मछली, ठीक, उभयचर, या आप बोल सकते सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग, ठीक, पक्षी वर्ग, फिर स्तनधारी वर्ग। इस प्रकार से सभी जीव जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सभी जीव जो है वो जंतु वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, एनिमल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर है। ठीक है ना, कर दो नोट साहब, एक बार फिर देख लो क्या पढ़ा है हमने। तो हमने जंतुओं का जो वर्गीकरण पढ़ा है, सॉरी जीवधारियों का जो वर्गीकरण पढ़ा है, जीवधारियों के वर्गीकरण में हमने तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो है उनके नाम याद रखना आपको। सबसे पहले जॉन रे, तो आपको एक ही नाम याद रखना है जॉन रे के लिए, एक फैक्ट्री कि सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण करा था वो किसने करा था, जॉन रे ने करा था। सेकंड नंबर पर आधुनिक वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरा। ठीक, इसमें इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो यहाँ पर जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत एनिमल किंगडम, पादप जगत प्लांट किंगडम। ठीक, फिर हमने पढ़ा आर.एच. विटकर का, आर.एच. विटकर का मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, यूकेरियोटिक। प्रोटिस्टा के बाद हम प्रोटिस्टा में दो चीजें देखी थी, कौन कौन सी, तो पहले येग्लिना, ठीक, क्या है, तो ये जो येग्लिना होता है जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी है। और दूसरा हमने देखा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में इतना याद रखना आपको, इतर पोषित और स्वपोषित। ठीक है ना, फिर हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले देखो इसके अंतर्गत हमने 5 भाग पढ़े थे। 5 भाग, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 भाग किसके हैं, तो ये आर.एच. विटकर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है 5 भागों में किया गया है। और वर्तमान में किनका मान्य है, तो वर्तमान मान्य किनका है, वो आर.एच. विटकर का ही। कितने भाग, आर.एच. विटकर जो है इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा। ठीक, यहां मामला क्लियर। ये जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, इस वाले चैप्टर को हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पर जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ लिया, पहले सामान्य जानकारी देख ली। अब हम आगे देखेंगे द्विनाम पद्धति। ठीक है ना, इसी को द्विनाम पद पद्धति कहा जाता है, द्विनाम पद पद्धति, या इसी को कहा जाता है नामकरण पद्धति। ठीक है ना, तो आगे जो हम देख रहे हैं जीवधारियों क्या, पद नाम पद्धति। ठीक, क्या कहा जाता है, तो जीवधारियों के नामकरण की पद्धति, मतलब क्या, देखो नामकरण हमारा भी होता है जिस तरह हमारा संस्कार होता है, ठीक है, नामकरण। अब यहाँ पर जीवधारियों का नामकरण मतलब क्या होता है, तो देखो सबका एक मानक नाम होता है, मानक नाम जिसे वह पूरे विश्व में जाना है। भाई ठीक है, किसी जंतु का नाम ले रहे हैं तो उसे पूरे विश्व में उस नाम से पहचाना जाए, पूरे विश्व में क्या हो उसकी पहचान, उसी नाम से वो क्या कहलाता, उसका नाम कहलाता, नामकरण ये होता मानक नाम। ठीक, अब जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसने करा है, नामकरण जो पद्धति है वो किसने करा है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस मतलब आप बोल सकते हो किसी भी जीवधारी का जब वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो वो सबसे पहले जो पद्धति
की शुरुआत की थी वैज्ञानिक नाम देने की, वो किसने करी है? कैरोलस लिनियस ने। और उसी को हम बोलते हैं जीवधारियों के नामकरण की पद्धति, या उसी को हम बोल देंगे द्विनाम पद्धति, द्विपदनाम पद्धति, ठीक है ना। अब जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने किसी भी वस्तु या किसी भी जीव का नाम देने से पहले ये बोला कि यदि आप किसी का भी नाम देते हैं तो आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहला, जब आप किसी को भी नाम दोगे तो उसके वंश का नाम रहेगा। दूसरा नाम क्या रहेगा? उसकी जाति का रहेगा। और तीसरा नाम क्या रहेगा? तो खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है उसका, जस्ट खोजकर्ता नहीं है, जिसने उसको नाम दिया है, जिस वैज्ञानिक ने उसको नाम दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों की द्विनाम पद्धति या द्विपदनाम पद्धति या नामकरण पद्धति की शुरुआत की थी। उन्होंने 3 चीजें बताई थी कि जब भी किसी का वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो पहले उसके वंश का नाम, फिर जाति का नाम और फिर उसके वैज्ञानिक जिसने नाम दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं होमो सेपियंस लीन। अब ये लीन क्यों नहीं लिखते हैं? तो जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है ये वर्तमान में अभी हम लिखते नहीं, वर्तमान में मान के नहीं, पर देखो जो इन्होंने बोला था, वंश क्या हो जाएगा? होमो, जाति क्या हो गई? सेपियंस, ठीक, नाम करता कैरोलस लिनियस तो लिनियस। पर ठीक है, वर्तमान में जो है वो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम नहीं आता। आप जब भी नाम बोलो, जैसे मनुष्य, आपने बोला आम, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा क्या हो गया? वंश हो गया। इंडिका क्या हो गई? जाति हो गई। खोजकर्ता का नाम नहीं आया, वैज्ञानिक का नाम नहीं आया। तो वर्तमान में जो है ये नहीं चलता है, परंतु इतना ध्यान रखना कि जीवधारियों के द्विनाम पद्धति, द्विपदनाम पद्धति या नामकरण पद्धति किसने दी है? तो वो कैरोलस लिनियस ने। यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब इसी पद्धति को जो आगे बढ़ाया वो प्राणी विज्ञान, हम अगर बोले तो पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, दोनों में अलग अलग संस्थाएं हैं जो अब वर्तमान में वैज्ञानिक नाम देती है, ठीक है ना। देखना कौन कौन सी है वो। जो प्राणी में है या पादप जगत में जो नाम देते हैं, ठीक है ना, एक पादप जगत हो जाएगा, दूसरा जंतु जगत। जो प्राणी जगत में नाम देते हैं उसका नाम है ICBN, ठीक है ना। क्या है ICB? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जो संस्था है ये पादप जगत में इनके नाम जो है वैज्ञानिक नाम देती है। इसी प्रकार से जंतु जगत में जो है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, ये क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, बोटेनिकल छोड़ते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार से यहां क्या होगा? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक। मतलब जो पादप जगत में यदि पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो वो ये संस्था रखेगी, ठीक है ना। और जंतु जगत में ये, ठीक। अब देख लो कुछ वैज्ञानिक नाम, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बोर्ड साफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जंतु जगत, पादप जगत देख लो। पादप जगत के अंतर्गत सबसे पहले देखो आलू,
सोलेनम ट्यूबी रोसम, ठीक। आम मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक। धान ओराइजा सटाइवा, ठीक। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। सरसों बेसिका कंप्रेस्ट्रिस, ठीक। उसके बाद चावल, ठीक। मटर के बाद साइसर अरेटिनम, ठीक। तो ये जो है ये पादप जगत के हो गए। इसी प्रकार से हम अब जंतु जगत के देखेंगे, ठीक है। कर दो रिपोर्ट साहब, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो। इसी प्रकार से देख लो अब जंतु जगत के अंतर्गत सबसे पहले देखो मक्खी या मेंढक से स्टार्ट। मेंढक क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना, ठीक। उसके बाद मक्खी मुस्का डोमेस्टिका, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिक, कुत्ता कैनिस फेमिलिस, ठीक। गाय बोस इंडिकस, ठीक। उसके बाद बाघ, बाघ में क्या जाएगा? पेंथा टिग्रिस। शेर पेंथा लियो, पेंथा लियो, ठीक। तो ये किसमें आ जाएंगे? ये जंतु जगत में आ जाएंगे। दोनों अलग अलग देख लिया हमने, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है ना। आज और आपकी क्लास छोटी रहे, कल से आपकी क्लास जो रहेगी वो कम से कम 40 मिनट की हम कोशिश करेंगे कर दे अपन, ठीक है। ये जो 30-30 मिनट क्लास है इसीलिए कि शुरुआती क्लास है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप पूरी क्लास अटेंड करते हो तो मेरी गारंटी कि आप बायो में कम से कम 99% क्वेश्चन सही करोगे और बायो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए बस आप कंटिन्यू बने रहना चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है।